हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है ऑगस्ट कोम्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑगस्ट कोम्ट, इनका नाम तो हर एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट ने सुना ही होगा। कौन थे ये ऑगस्ट कोम्ट? ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, पॉजिटिविस्ट थिंकर थे, राइटर थे, मैथमेटिशियन थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये फादर थे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, मतलब ही इज़ अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनका जन्म हुआ था मॉन्टेपिलर हेराल्ड में, जो कि साउदर्न फ्रांस का एक जगह है, 19 जनवरी 1798 में। जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम फ्रांस में फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इनका एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपिलर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इकोल पॉलिटेक्निक से। इनके जन्म से पहले 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। मतलब पहले जो एक सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा था, अभी वो ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लोग लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मान रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे थे, हर जगह पे क्योस था। सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंस्टेबल पोजीशन में चला गया था, कोई भी सोशल ऑर्डर नहीं था, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें सोसाइटी के स्टेबिलिटी पे काम करना है, या अगर हमें सोसाइटी को पहले की तरह एक स्टेबिलिटी देना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट किया। इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया ताकि इनको लगा कि शायद अगर स्टडी करने के बाद कोई हमें रेमेडी मिले तो उस रेमेडी के थ्रू हम सोसाइटी में फिर से सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। इन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल साइंसेज। क्यों? क्योंकि ये खुद एक पॉजिटिविस्ट थिंकर थे, एक मैथमेटिशियन थे, तो इनका ओरिएंटेशन हमेशा नेचुरल साइंस रहा था। तो इसीलिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया सोसाइटी को। स्टडी करते करते इन्होंने बहुत सारे सोशल डॉक्ट्रिन और सोशल थियोरीज़ को इस्टेब्लिश किया। और ये क्या था, ये सोशल डॉक्ट्रिन और सोशल थियोरीज़? ये सोशल डॉक्ट्रिन और सोशल जो थियोरीज़ थे, ये एक्चुअली एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क होता है जो कोई भी सोशल फेनोमेना को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसी सोशल डॉक्ट्रिन को, जो साइंस के बेस पे बना हुआ है, हम बोलते हैं पॉजिटिविज़म और डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज़म। चलिए थोड़ा बहुत और जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज़म क्या है। It is an empiricist philosophical theory which holds that knowledge is derived by reason and logic from sensory experiences. मतलब अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, अपने ही सेंसेस से जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, उसके थ्रू हम जो समझते हैं, उसी समझ के थ्रू ही नॉलेज क्रिएट होता है। मतलब जिस नॉलेज का कुछ रीज़न है, कुछ लॉजिक है, विदाउट रीज़न और विदाउट लॉजिक कभी भी कोई नॉलेज क्रिएट नहीं होता है। अंडर दिस थ्योरी दे स्टडी सोशल साइंसेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल साइंसेज। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इनका ये खुद पॉजिटिविस्ट थिंकर थे, इनका बैकग्राउंड हमेशा साइंस रहा था, तो इसीलिए इन्होंने सोशल स्टडीज़ किया था या सोशल फिनोमेना को स्टडी किया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल साइंसेज। Under this perspective, it is believed that society or social order operates according to general laws just like physical world. इस थ्योरी के अंदर ये माना जाता है कि सोसाइटी को और सोशल ऑर्डर को हमेशा जनरल लॉज के थ्रू ही हम जान सकते हैं। इनके आइडियाज़ जो थे बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल थे टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इनिशियली ही पॉपुलराइज्ड द टर्म सोशल फिजिक्स, but later he changed this name to sociology because Adolf Quetelet, जो बेल्जियन थे, used the term to study statistics. क्या हुआ था कि इन्होंने सबसे पहले सेंट साइमन, जो एक क्लासिकल और इनसे पहले के एक क्लासिकल थिंकर थे, इन्होंने सोशल फिजिक्स का टर्म कॉइन किया था। और ऑगस्ट कोम्टे ने इस सोशल फिजिक्स टर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था टू स्टडी सोशियोलॉजी। लेकिन फिर इनको पता चला कि एक बेल्जियन
स्टैटिस्टिशियन हैं एडोल्फ क्वेटलेट करके, जिन्होंने सोशल फिजिक्स टर्म ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने सोचा फिर एक नाम से दो दो सब्जेक्ट कैसे स्टडी हो सकता है ना, मतलब एक नाम दो दो सब्जेक्ट का कैसे हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये सोशल फिजिक्स टर्म चेंज करके उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म का यूज़ किया टू स्टडी सोसाइटी, एंड he popularized the term so much, and that's how he became the father of sociology. इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो है फर्स्ट है ऑल्ट्रिज्म। तो क्या है ये ऑल्ट्रिज्म? ये एक प्रिंसिपल है और एक मोरल प्रैक्टिसेस ऑफ कंसर्न फॉर द वेलफेयर और हैप्पीनेस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। ही कॉइन्ड एंड पॉपुलराइज्ड द टर्म। ये टर्म इन्होंने ही दिया था और इस टर्म को इन्होंने ही पॉपुलराइज किया था। इस टर्म के अंदर और इस थ्योरी के अंदर हमेशा दूसरों के हैप्पीनेस और वेलफेयर के बारे में सोचा जाता था और उन पे ही काम किया जाता था। इन्होंने पॉजिटिविस्ट कैलेंडर का भी जन्म दिया था। तो पॉजिटिविस्ट कैलेंडर सिर्फ एक प्रपोजल था, एक कैलेंडर रिफॉर्म प्रपोजल था, जहाँ पे 30 मंथ और 28 डेज होते थे। तो यहाँ पे आपको यूजीसी नेट में सिर्फ एक PYQs आ सकते हैं, मतलब MCQs बेस्ड की, जैसे पॉजिटिविस्ट कैलेंडर किन्होंने दिया था या किनका आइडिया था पॉजिटिविस्ट कैलेंडर, जस्ट लाइक दैट। ये सिर्फ एक हल्का एक आइडिया के लिए है, नथिंग मोर देन दैट। इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो है हायरार्की ऑफ साइंस। हायरार्की ऑफ साइंस ये क्या है? इट इज़ एन हायरार्किकली अरेंजमेंट ऑफ साइंसेज अकॉर्डिंग टू order of their historical emergencies and development, order of dependency upon each other, decreasing degree of generality and increasing degree of complexity of subject matter, increasing degree of modifiability of facts which they study। मतलब कि इनके स्टडी करने तक जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हुए थे इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, इन्होंने सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को एक हायरार्की में अरेंज किया था। लेकिन इस अरेंजमेंट का भी कुछ फैक्टर्स थे, कुछ बेसिस थे। जैसा पहला कि हिस्टोरिकल इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट, मतलब इन सब्जेक्ट को वैसे ही अरेंज किया गया है जैसे कि इनका इमरजेंस है। जैसे सबसे पहले जिन सब्जेक्ट का इमरजेंस हुआ है उसको पहले रखा गया है, और जिस सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा न्यू है, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट इमरजेंस हुआ है जिनका, उनको हायरार्की में सबसे ऊपर रखा गया है। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी अपॉन ईच अदर, मतलब जो सब्जेक्ट सबसे नीचे है वो सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके नया सब्जेक्ट बना हुआ है। मतलब ऊपर का जो सब्जेक्ट है इनके हायरार्की में, जो ऊपर की तरफ सब्जेक्ट है वो हमेशा नीचे के सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके तैयार हुआ है। डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर हम इनके हायरार्किकल अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स जो भी इन्होंने, जिनको भी इन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ इन्होंने रखा था, तो इन सारे सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट मैटर है ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इनका जनरलिटी कम होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ मॉडिफिएबिलिटी ऑफ फैक्ट्स व्हिच दे स्टडी, और नीचे से ऊपर की तरफ हर सब्जेक्ट का मॉडिफिएबिलिटी ऑफ फैक्ट्स भी बढ़ता जा रहा है। तो इन चारों फैक्टर्स के ऊपर बेस करके इन्होंने ऑल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी एक हायरार्किकली अरेंजमेंट किया था। तो चलिए थोड़ा सा आगे जानते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक हायरार्की मेंटेन की गई है। तो जैसे जितने भी अगर सब्जेक्ट्स है ये नीचे से ऊपर की तरफ डिनोट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डाउन से टॉप की तरफ जाते हैं तो दोनों चीज़ें होती है। पहला, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये नीचे से जितना ही ऊपर की तरफ जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रहा है मतलब कि मैथमेटिक्स
एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, ये सब जो साइंस, प्योर साइंस के सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा जनरल हैं। जनरल मीन्स कि सबका जनरल लॉज हो सकता है, हर किसी का कुछ यूनिवर्सल लॉज है। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी की बात करें तो इनका कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक सोसाइटी से अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनका कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बढ़ रहा है। जितना ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा एक चीज़ होगा, डिक्रीजिंग जेनरेबिलिटी। डिक्रीजिंग जेनरेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा जनरल सब्जेक्ट्स नीचे की तरफ हैं, और जितना ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे जनरल सब्जेक्ट्स की जो डिग्री है वो कम होता जाएगा। जैसे सोशियोलॉजी जो बिल्कुल जनरल सब्जेक्ट नहीं है, जनरल सब्जेक्ट नहीं है मतलब जिसको हम हमेशा किसी कैटेगरी में नहीं फेंक सकते, जिसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होता है, जिसका बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन बोल सकते हो कि हो सकता है। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स है, इनका बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे कॉमन लॉ हो सकता है सबके लिए, सब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी है जेनरेबिलिटी क्या है, ये एक टेंडेंसी है टू कीप ऑल इन सेम कैटेगरी, नो स्पेशलाइजेशन, वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड इक्वली, सेम लॉज और रूल्स फॉर ऑल। यहाँ पे देखिए, जैसे मैप सीबीएस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनका शॉर्ट फॉर्म ले लें तो ये आ जाता है मैप सीबीएस। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ में आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आ सकते हैं कि आप सीक्वेंस बताओ कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख सकते हो मैप सीबीएस करके। तो जैसे सबसे पहले हमारी इस हायरार्की में आता है मैथ, तो मैथ और मैथमेटिक्स जो बहुत ही ज़्यादा जनरल एंड लेस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और जितना ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो उतना ही ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता रहेगा और जनरलाइजेशन कम होता रहेगा। जैसे सोशियोलॉजी लास्ट में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज़्यादा लेस जनरल सब्जेक्ट है। ओके, तो इन्होंने सोशियोलॉजी को क्राउनिंग एडिफाइस भी बोला था और क्वीन ऑफ हायरार्की। क्यों? क्योंकि पहली बार तो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस बहुत ही लास्ट में हुआ था और न्यूली इमर्ज सब्जेक्ट था, तो इसीलिए ये हायरार्की के टॉप पोजीशन में रहता था, इन्होंने रखा था। इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा था, इसके बहुत ज़्यादा जनरलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम था। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने हायरार्की में सोशियोलॉजी का सबसे टॉप पोजीशन में रखा था, एंड दैट्स वाई ही कॉल्ड सोशियोलॉजी एज क्राउनिंग एडिफाइस ऑफ हायरार्की। ये थ्योरी आपको ये भी बताता है कि जितने ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। Social science or sociology is more complex subject than other natural science subjects, and that's why it acquires the top position of the hierarchy. इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बताया था, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और द लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस। तो क्या था ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस? इन्होंने जब सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट किया तो इन्होंने ये समझा कि हर एक सोसाइटी कुछ स्टेजेस के थ्रू इवॉल्व हुआ है, और इन्होंने इस थियोरी को उनके जो बुक हैं द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था। तो अंडर दिस थ्योरी ही ट्राइड टू स्टेट दैट सोसाइटी एज अ होल डेवलप्स थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस। दीज आर थियोलॉजिकल और फिक्टिशियस स्टेज, मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। तो थियोलॉजिकल और फिक्टिशियस स्टेज क्या होता है इस स्टेज पे? तो ये जो थियोलॉजिकल और फिक्टिशियस स्टेज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी के लोग हैं बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करते हैं, वो कभी क्वेश्चनिंग करते ही नहीं हैं। वहाँ पे जो भी उन्होंने देखा, सुना, समझा, वो बस ब्लाइंडली सारी चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिस्ट का डोमिनेशन देखा जाता है या मिलिट्री मैन का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा लोग इवॉल्व हुए, लोग थोड़ा सा सोचने लगे कि नहीं अभी हम ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेज में लोग क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे, हर एक चीज़ के लिए थोड़ा बहुत उनको वो डाउट क्रिएट करने लगे कि हम क्यों माने,
हर जगह पे इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। और इस स्टेज पे हम चर्च का डोमिनेशन देख सकते हैं। चर्चमैन, लॉयर्स, इन सारे लोगों का डोमिनेशन ज़्यादा बढ़ने लगा। लास्ट में आता है पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्योर साइंस बेस्ड और बहुत ही ज़्यादा रैशनल स्टेज है, जहाँ पे लोग हमेशा लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड ही काम करना स्टार्ट करें और लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड ही काम करना वो पसंद करने लगे। और ये जो स्टेज था, ये इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, साइंटिफिक मोरल गाइड्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे इन्होंने ऑगस्ट कोम्ट ने थियोलॉजिकल और फिक्टिशियस स्टेज को 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया। जैसे फेटिशिज्म सब स्टेज, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लिविंग स्पिरिट, एनिमिज्म, सुपरनैचुरल सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। फिर आया पॉलीथिज्म सब स्टेज। पॉलीथिज्म सब स्टेज मतलब जहाँ पे लोग हर जगह में भगवान, हर चीज़ में भगवान देखते थे। जैसे अगर आईबीसी के अगर आप देखेंगे या फिर आर्यंस के टाइम का देखेंगे तो जैसे, या फिर हिंदुइज्म में देखते हैं कि वाटर ऑफ गॉड, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ फॉरेस्ट, लाइक दैट, कि हर जगह पे इनको हर एक चीज़ में इनको भगवान के कॉन्सेप्ट आने लगा। उसके बाद आया मोनोथिज्म सब स्टेज। मोनोथिज्म सब स्टेज मतलब जहाँ पे सिंगल और गॉड इज वन का कॉन्सेप्ट जहाँ पे इवॉल्व होने लगा। इनका मेथड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि इनका मेथड क्या है। इनका मेथड है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या है? एक्चुअली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये हिस्टोरिकल मेथड। मतलब सोसाइटी को स्टडी करने के लिए हर सोशियोलॉजिस्ट कोई ना कोई मेथड यूज़ करता है, तो इन्होंने भी किया था और इनके मेथड को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मेथड। तो क्या था हिस्टोरिकल मेथड? इनका जो हिस्टोरिकल मेथड था, इनमें 3 प्रोसेस थे। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड कंपैरिजन, और उसके बाद आता है कंक्लूजन। मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कोम्ट, फर्स्ट यू ऑब्जर्व द सोसाइटी वेरी क्लियरली। पहले सोसाइटी को बहुत ही अच्छे से आप ऑब्जर्व करो। देन सेकंड में आता है कि आप एक्सपेरिमेंट करो कि कोई भी चीज़ ऐसा है, क्यों है, इसके वजह से क्या क्या हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है। थर्ड, कि आप कंपेयर करो। अब आप एक सोसाइटी को 3-4 टाइमलाइन के साथ कंपेयर कर सकते हो और बहुत सारी सोसाइटी को सेम टाइमलाइन पे कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप रोम को कंपेयर कर रहे हो इंग्लैंड से, जैसे 2010 में रोम कैसा था फॉर एन एग्जांपल, और 2010 में इंग्लैंड कैसा था, ठीक है। या फिर आप इंडिया को कंपेयर कर सकते कि 1990 में इंडियन की सोसाइटी कैसा था, 2000 में कैसा था, या 2010 में कैसा था। तो आप कंपेयर करो, मतलब पहले आप ऑब्ज़र्व करो, देन उसी सोसाइटी को थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट करो कि जो आपने देखा वो सही देखा या नहीं देखा। आप एक्सपेरिमेंट करो, सोचो समझो, देन आप कंपेयर करो, उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन पे आओ या कोई कंक्लूजन तैयार करो। तो इसीलिए इनके जो प्रोसेस थे साइंटिफिक मेथड का, हिस्टोरिकल मेथड का, ये 3 स्टेजेस के थ्रू थे। और इसीलिए यहाँ पे एक इनके जो हिस्टोरिकल मेथड थे, इनको 3 स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड भी बोला जाता है। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूजीसी नेट के लिए। इन्होंने रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में डिस्कस किया था, या बोल सकते हैं इन्होंने एक रिलीजन इस्टेब्लिश किया था जो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर था। इनके जो एडहेरेंट्स थे, इन्होंने एडहेरेंट्स ऑफ दिस रिलीजन हैव बिल्ड चैपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन फ्रांस एंड ब्राज़ील। ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिर भी थोड़ा बहुत लुकआउट कर सकते हो। लास्ट में आता है कि इनके बुक्स के बारे में। इनका बहुत सारे बुक्स तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत आप ये देख सकते हो कि ये 3 बुक्स हैं, जैसे अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव फिलोसॉफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिसी। तो यही तक था गाइस, होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगी
हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। गुड नाइट।